तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इस वीडियो में जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स 2019 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लाइव रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड ऑलरेडी करवा चुका हूं, और अभी नोट्स का मतलब जो नोट्स है जियोलॉजी का, उसको कंप्यूटराइज नोट्स के साथ हम लोग 2 दिन में मात्र 4 वीडियो को रिवाइज करेंगे। इसलिए आपको पूरा वीडियोज को देख लेना है। और देखिएगा, जो लोग लाइव में पढ़ चुके हैं हमसे, वे सारे प्रश्न इसमें आए हुए हैं भाई साहब, एक भी सवाल अलग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो BBI MCQ है, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों है। आप जल्दी से इसको फाइनल करोगे और अपने सभी तमाम दोस्तों में शेयर भी कर देना है। 19 अप्रैल के लिए ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बन जाता है। इसके लिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि 2019 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या जो थी वो 50 था। देखिए यहाँ पे 50 था, लेकिन हमें प्रोवाइड कितना मुश्किल से हुआ है, मात्र 40 प्रश्न। तो 40 प्रश्नों को हम लोग आज इसमें फाइनल कर लेते हैं। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न आता है, ये प्रश्न आता है यहाँ पे। देखिए इस प्रश्न को जैसे ही मिला, मैंने सबसे पहले यहाँ पे आंसर की जो है वो तैयार किया हुआ है कि फटाक से बताते वक्त वहाँ पे समझाना नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको टिक करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइव में बहुत ज़्यादा समझा चुका हूँ। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी आपको समझा कर जो है फाइनल किया जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ साइज में छोटा, और जितना छोटा रहेगा उतना ही बेटर हो जाएगा आपके लिए भी समझने में। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल है कि जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तभी फिलहाल जस्ट आपको पढ़ाए थे, उसको हम लोग बोल देंगे उत्पत्ति केंद्र। नहीं बोल, उत्पत्ति केंद्र बोलते हैं, या उसको केंद्र बोल देते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं, उत्पत्ति केंद्र बोलते हैं, या केंद्र बोल देते हैं। तो इसमें से केंद्र ऑप्शन दे दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार कौन से प्लेट किनारा यानी कि मार्जिन के द्वारा नए भूपरपट्टी या प्लेट का निर्माण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, जो कि होता है रचनात्मक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि भूविज्ञान का अध्ययन का उपयोग किसके लिए हम लोग करते हैं, यानी कि किसके लिए हम लोग जियोलॉजी पढ़ेंगे। ऑप्शन आपको नीचे दिया हुआ है। धरातल पर नए खनिजों की खोज के लिए, नए डैम व सुरंग के निर्माण के पहले उसका अस्थायित्व की जांच करने के लिए, या उसके बाद पुल निर्माण के पहले साइट अप्रूव है। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फटाक से ऑल ऑफ दीज लिख कर एकदम प्रैक्टिस मार दो, लिख कर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग बढ़ लेते हैं, जो कि दिया हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया था। देखिए नेबुलर परिकल्पना का वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। नेबुला ये किया था कांट एवं लाप्लेस। इसमें एक वैज्ञानिक का ओनली नाम दिया है, लाप्लेस का नाम नहीं दिया हुआ है, तो कांट इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है सक्रिय, प्रसुप्त एवं मृत किसके प्रकार है। अभी जस्ट तो पढ़ाया था यार लाइव में, पूरा ज्वालामुखी है ना टोटल। तो ये किसके हैं, ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार, ज्वालामुखी के। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी में यहाँ पे ये है कि धरातल से 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थित वियुक्त या अंतर्ग्रथित स्थलीय भाग को जो है हम लोग क्या बोल देते हैं। तो इसको हम लोग पर्वत बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पर्वत बोल देते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट जितने भी जियोलॉजी के टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको पूरा फाइनल कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2019 का है। बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीटेड हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि इंग्लिश में यहाँ पे है और हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे। नदी के किनारों पर शैलखंड बालू कण के सहारे आपस में तथा नदी घाटी के तल एवं पार्श्व से टकराते हैं और खंडित होते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग जो है क्या बोल देते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग अपघर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपघर्ष, यानी कि अब्रेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अब्रेजन। लैपटॉप कितना है चार्ज, आपसे नहीं खुलेगा, ठीक है, उसको स्टॉप कीजिए उतना पर ही। अगला है हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है जलप्रपात होता है ना, जलप्रपात नदी के किस विकास क्रम में निर्माण होता है। भाई जलप्रपात, वाटरफॉल पढ़ाया हुआ है, जल्दी आप लोगों को तो पता होगा ना, जल्दी से टिक कर दो। इसमें क्या हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था, क्योंकि नदी उस समय स्टार्टिंग फेज में होती है, उसको रास्ता कुछ पता नहीं होता है, ऐसे ही दौड़ती है, तो उसका पहला पॉइंट आता है वाटरफॉल बना देना। ठीक है, चलिए, हालांकि मैं बोलता हूँ लेक्चर देखने के लिए, आप नहीं देखते हैं, वो आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, सब चीज़ करवाया हुआ है। नेक्स्ट, नदी के भौमिकीय कार्य के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि जियोलॉजिकल कार्य में क्या आता है। मैंने पढ़ाया था अपर्दन, निक्षेपण, परिवहन, 3 चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, तो तीनों ऑप्शन में भी दिया हुआ है, 3 में सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है समुद्र के निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित कटक जैसी संरचना जो मृत समुद्री जीवों के कवचों के एकत्रीकरण के द्वारा बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा परवाल भित्ति। क्या होता है, कोरल रीफ इसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल रीफ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि स्टेलेक्टाइट से और स्टेलेग्माइट से प्रश्न आया हुआ है कि किसके भूवैज्ञानिक निक्षेपण से ये जो है बनता है। तो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट ये सब अंडरग्राउंड वाटर से बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भूमिगत जल के द्वारा बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं जो कि है पृथ्वी के भूपरपट्टी के शैल संस्तरों में उत्पन्न मोड़ या लहरनुमा संरचना जो संस्तरों पर दो विपरीत बल लगने के कारण उत्पन्न होता है, उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग वलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको वलन बोलते हैं। बताया था ना, कोई भी मोड़, कोई भी चीज उसको उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोल्ड, या उसे ही वलन भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है कि भ्रंश के उदग्र सेक्शन के आधार में दो शिला खंडों के बीच आभासी विस्थापन के नति सर्पण के उदग्र घटक को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि उसके नति भ्रंश, डीप ऑफ द फॉल्ट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? डीप ऑफ द फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि कह रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भ्रंश का वह प्रकार जिसमें भ्रंशों की एक श्रृंखला हो, नति तथा नति संस्तर की नति समान हो तथा दिशा भी समान हो, उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो 14 का हो जाएगा 2, यानी कि सब कुछ समान हो तो उसे समानांतर भ्रंश बोलते हैं। भ्रंश आपको पता है, भ्रंश मतलब चट्टानों को टूटकर अलग हो जाना, मोड़ उत्पन्न होना, यानी कि उसे वलन कहते हैं। ठीक है, याद रखना पॉइंट्स को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिफाइनिंग मिनरल, कि मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो एप्लीकेबल नहीं है, जो मिनरल को डिफाइन कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप हिंदी में भी, कि खनिजों को परिभाषित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण जो है लागू नहीं होता? तो प्रकृति में पाया जाने वाला अकर्मणीय ठोस पदार्थ। भाई ये तो खनिज का परिभाषा ही हो गया, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, ये भी करेक्ट है। अनिश्चित आंतरिक परमाणुविक संरचना, ये गलत है, ये लागू नहीं होता, उसमें निश्चित आंतरिक परमाणुविक संरचना भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि खनिजों का वह गुण जो खनिज सतह से परावर्तित प्रकाश किरणों की मात्रा तथा उसके प्रकार पर निर्भर रहता है, उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो 16 का हो जाएगा 2, यानी कि वर्ण रेखा, स्ट्रिक उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि काइनाइट नामक खनिज की विशेष पहचान ब्लेड या चाकू के फलक समान भौतिक गुण के आधार पर किया जा सकता है। वह जो है वो क्या होता है? तो वह उसका रूप होता है। क्या होता है? रूप, फॉर्म्स होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसका पहचान जो है कर पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। देख सकते हैं आप आराम से। पहली प्लेजिओक्लेज नामक निम्नलिखित में से किस सल्फकारी खनिजों का जो है ये है? तो ये फेल्डस्पार का आता है। किसका आता है? फेल्डस्पार का, ये ग्रुप का, ये जो है प्लेजिओक्लेज जो है खनिज ये आता है, उसी का ग्रुप में आता है। ठीक है, नेम ऑफ द ब्लैक और डीप ब्राउन माइका इज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बायोटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बायोटाइट। रट के रखना, एकदम याद करके रखना। ठीक है, Al2F2 है ना, SiO4, इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ विच मिनरल, की मतलब ये कौन से मिनरल का ये केमिकल कॉम्पोजिशन है? तो ये होता है टोपाज का। बट मैं आपको बता दूं कि टोपाज का संरचना पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे तो टोपाज का होता है, लेकिन टोपाज का होता है Al2SiO4, ये भी एक संरचना होता है टोपाज में, तो इसको भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ग्रुप ऑफ मिनरल बिलोंग्स टू पायरोक्सिन ग्रुप, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा खनिज समूह पायरोक्सिन समूह का सदस्य है। ये होता है अगाइट, डाइऑक्साइड, हाइपरस्थिन। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखना है, केवल रटना नहीं है, रटू तोता नहीं बनना है। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया नाइकोल प्रिज्म में क्रिस्टल को प्रयोग में लाया जाता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है कैल्साइट या आइसलैंड स्पार का। ठीक है ना, जैसे फेल्डस्पार होता है ना, वैसे ही कैल्साइट या आइसलैंड स्पार। इसको आप कैल्साइट केवल याद रखो, आइसलैंड स्टार याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में याद दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है खनिज जो समदैशिक होते हैं उसमें जो है क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको 2 में हम लेकर जाते हैं, जिसमें अपवर्तन अनिवार्य है, द्वि अपवर्तन जो है समदैशिकता में होती है। ठीक है, अगला द रेशियो बिटवीन द सीन्स ऑफ द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस ऑफ रिफ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म, यानी कि प्रकाश के आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? तो एक स्नेल का नियम है जिसको अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तन के नियम को भी स्नेल ने ही प्रतिपादित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की जो कि है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैनियोमीटर। देखो, अंतराफलक, किसी क्रिस्टल के अंतराफलक कोण को मापने के लिए कितने प्रकार के फलक कोण मापी होता है? तो ये होता है 2।
करेक्ट आंसर, करेक्ट एकदम, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, जो कि है जरकोन नामक किस समुदाय का जो है ये होता है। तो इसका क्रिस्टलीय संरचना चरकोन होता है। कैसा? चरकोन, चार कोना वाला होता है, तो चतुष्कोणीय समुदाय हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले बलन, भ्रंश इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो एक वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक बता दिया था संरचनात्मक, लेकिन संरचनात्मक भौतिक में ही आता है, तो यहाँ पे आपको भौतिक भूविज्ञान जो है उसे सर्च कर देना है, टिक कर देना है फिजिकल जियोलॉजी, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द मिडिल पार्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द मेंटल। क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका जो मिडिल पार्ट, जो बीच वाला जो है उसे क्या बोलते हैं, तो परवार इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मेंटल कहते हैं, ठीक है। चलिए ये प्रश्न जो है 2020 में भी पूछा था। ये जो मैं सवाल जो 29 जो दिख रहा है 29 नंबर, ये 20 में भी पूछा हुआ सवाल है, जो कि है सूर्य की सतह पर टेम्परेचर कितना होता है। देख रहे हो कौन टिक किया 10,000 डिग्री सेल्सियस, पागल इंसान। यही बोलते हैं कि हवा में तीर नहीं मारना चाहिए। 6,000 डिग्री सेल्सियस आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए 10,000 तो हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होता यार, गजब इंसान है यहाँ पे। अगला बेरिल नामक खनिज का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, Be3Al2Si6O18, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, जो कि है भूकंप की तीव्रता कौन से स्केल से नापी जाती है। तो रिक्टर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रिक्टर स्केल को प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। नेक्स्ट चलिए 32 में आ जाते हैं कि भूगर्भीय अध्ययन के आधार पर ऐसी मिट्टी जो झील सरोवर से निकलकर बनती है, यानी कि तालाब वाला नदी उदी से मिलकर बनाते हैं, उसे जलोढ़ बोलते हैं, तो सरोवरी मिट्टी हो जाएगा करेक्ट इसका, है ना। चलिए अगला है यहाँ पे ओक्सबो, यानी कि गोखुर झील, वह भूगर्भीय आकृति है जो किसके द्वारा बनती है, यानी कि गोखुर झील का फिगर आप इंटरनेट पर भी देखते हैं, तो ये नदी द्वारा बना हुआ है, ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद 34 नंबर है कि डेल्टा शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए। तो डेल्टा शब्द का, डेल्टा जो होता है ना, त्रिभुजाकार होता है, तो इसका हो जाएगा त्रिभुजाकार सूक्ष्म बालू के निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। उत्सृत कूप का निर्माण कैसे होता है, तो ये आपको पढ़ाया था अभी जस्ट, एक साधारण कूप और एक उत्सृत कूप जो कि भूमिगत जल में है, जिसको इंग्लिश में अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि लटकती घाटियों का स्वरूप निम्नलिखित में से किसके अपर्दन का स्वरूप है। तो ये हो जाएगा आपका हिमनद द्वारा, ग्लेशियर्स द्वारा, ठीक है। चलिए हैंगिंग वैली इसे कहते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, जो कि है यहाँ पे वह प्रवाल भीति जो समुद्र के पेंदे से बनती है तथा समुद्र के किनारे के नज़दीक पाई जाती है। ऊपरी भाग काफ़ी उबड़ खाबड़ होता है तथा समुद्र की ओर ढाल तीव्र तथा जमीन की ओर मंद होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसे हम लोग तटीय प्रवाल भीति ही बोल देंगे, ठीक है। इतना लंबा सवाल दिया है, सीधा बोल देता तटीय प्रवाल भीति क्या है, ये सब हम लोग लिख देते सब्जेक्टिव में, क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं। 38 नंबर प्रश्न है, चट्टानों को अपने स्थान पर ही टूट फूट कर भौतिक एवं रासायनिक अपघटन की क्रिया को क्या कहते हैं। ले भाई साहब, पहला प्रश्न अपक्षय अपर्दन चैप्टर से दे दिया है। तो अपर्दन तो मिट्टी में कटा होता है, चट्टान टूटेगा फूटेगा तो उसे हम लोग अपक्षय कहते हैं, विदरिंग, याद रखना, ठीक है। मजा आ रहा है बनाते हुए, ऐसे जो पढ़ा दिए ना वो सवाल आता है तो मजा आता है सॉल्व करने में भी, ठीक है। एकदम रट के जाइएगा, जिस प्रकार से इस चेहरे पर स्माइल जाते वक्त रहता है वैसे ही आते वक्त भी होना जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, द मैक्सिमम एंगल ऑफ स्लोप ऑफ ए बेड और लेयर ऑफ रॉक इज हॉरिजेंटल इज नोन एज, यानी कि क्षैतिज तल से अधिकतम झुकाव कोण को क्या बोलते हैं, कोई भी संस्तर का, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे नति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिए नति लंब कौन सा टिक किया है, पागल इंसान है, ठीक है। चलिए अगला है 40 नंबर में, वे रचनाएं जिनके तल पर संस्तर के दो विभिन्न भाग एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, यानी कि जो पत्थर था इसमें चीन लगा तो वलन, और जब दूर 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 हट गया बेचारे लोग तो क्या बोल देंगे उसको, ब्रंश, राइट, करेक्ट। कोई दिक्कत है? आई होप दैट आपको टोटल चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। अब मुझे विश्वास है कि ऑब्जेक्टिव तो उतना नहीं, लेकिन जो हम लोग अभी जो क्लास का जो सीरीज ला रहे हैं, ये क्लास का सीरीज इस टाइप से रहेगा कि हम लोग अभी लैपटॉप पे जाकर जो मैंने नोट्स जो बनाया था कंप्यूटराइज, जो कि 2022 दशहरे के टाइम में मैंने बनाया था, सोचा था कि आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, तो बहुत मुश्किल से मिला है क्योंकि मेरे पास जीमेल ही खो गया था, तो वो सब बहुत मुश्किल से मिला है, जिसके बारे में बहुत जल्दी से हम लोग रिपीट करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि 12th में इसी प्रकार का आपको हेल्प मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।